हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 52 को। और आज की इस वीडियो में हम कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे हमने 2 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज को बता चुका हूं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, यहाँ से आप कुछ अगर सीखते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर हम डालते हैं, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर फेंकते हैं, या फिर वो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर जंप करता है, तो इन सभी में से क्या उसके अंदर पॉसिबल होगा या क्या उसके अंदर दिखेगा। तो ठीक है, आप क्वेश्चंस को पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे इसका अप्रोच करना है। फिर आपको हम इसके सॉल्यूशंस को बताएंगे, और जो भी आपके आंसर आता है ABCD कुछ भी आते हैं, उसको आप जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको जरूर सभी लोगों ने लिखा होगा, पहले लिखिएगा तभी सॉल्यूशंस को देखिएगा प्लीज़, तभी आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया है, या फिर आप कंसेप्ट किसी से भी पढ़े हैं, हमसे पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए है उन सभी का आंसर सही है। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट से, देखिए आपको बताते हैं क्या करते हैं हम, एक आपको हम बना के दिखाते हैं कुछ ऑर्बिट्स को। ठीक है, कुछ ऑर्बिट्स को हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब ऑर्बिट्स हैं, ओके, ये सब मान लेते हैं कुछ ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ ऑर्बिट्स हैं, और इस ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन, ये एक न्यूक्लियस है, क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, ये न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो गया है। एक्चुअल में न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस है, और ये सब क्या है, ऑर्बिट है KLM। तो अगर कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हायर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, यानी हायर ऑर्बिट M है, M से कोई L में आ रहा है, या फिर M से कोई K में आ रहा है, या फिर कोई L से K में आ रहा है। इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, हायर ऑर्बिट से ही कोई लोअर ऑर्बिट्स में आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताइए इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके रिगार्डिंग। आपको कहा जा रहा है कि इमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी एनर्जी का इमिशन होगा, यानी एनर्जी निकलेगा। तो देखिए, इसको समझने की चीज़ है, ये सब चीज़ हम अपने कंसेप्ट के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, हर एकदम बहुत ही एक एक चीज़ को कंसेप्ट बताते हुए, कैसे है कैसे नहीं ये सब। लेकिन आपको यहाँ पे हम इसका आपको सही, आपको एक एक कम ही लाइन में आपको हम इसका सही एक आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आपको हम पूरे चीज़ को बताने लगे तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस का लेक्चर है, कंसेप्ट का लेक्चर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे KLM सेल में अगर कोई बड़े वाले सेल से दूसरे वाले सेल में, छोटे वाले सेल में आ रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो देखिए कोई ज़्यादा से कम में आ रहा है, कोई ज़्यादा से अगर कम में आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जस्ट इसको उल्टा समझते हैं, अगर कोई कम से ज़्यादा में जा रहा है तो उसको हम एनर्जी देंगे। और कोई किसी, आपको पता है कि सेल के पास अपना एक एनर्जी होता है, प्रत्येक सेल के पास, सेल का नंबर कम है तो उसके पास एनर्जी भी कम होंगे, जैसे जैसे सेल बढ़ते जाते हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई अगर कम वाले सेल में, पहले वाले सेल में, और उसको दूसरे वाले सेल में जा रहा है, यानी छोटे वाले सेल से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले सेल में जाने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो तभी तो वो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एनर्जी हम देंगे, क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें, अगर कोई कोई 1 से 2 में जा रहा है, सॉरी 1 से 2 में जा रहा है, यानी फिर हम उल्टा लिख दिए, क्या करना था हमें, 2 से 1 में भेजना था। ठीक है, यानी हायर वाले से लोअर वाले में। तो देखिए, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, हायर वाले में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी है, और लोअर वाले में कम एनर्जी है। तो लोअर वाले में जाने के लिए हम अपना कुछ एनर्जी को बाहर निकालेंगे, तभी तो हम उस ऑर्बिट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उस सभी ऑर्बिट के पास कुछ अपना खास एनर्जी होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाले से हमको कम वाले में जाना है, तो कुछ एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा। क्या होगा, इमिट करना पड़ेगा, यानी इमिशन होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो इसका एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपको समझना था और आपको समझ में आया होगा शायद। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सभी कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट इज, आपको बताना है कि प्लैंक कॉन्स्टेंट के वैल्यू क्या होते हैं। व्हाट इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड व्हाट इज प्लैंक कॉन्स्टेंट। आपको हमने बताया था कि जो मैक्स प्लैंक, पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, तब हम आपको बताते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन बी है उन सभी का आंसर सही है। देखिए,
एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ इन्वर्स होगा, यहाँ क्या होगा, इन्वर्स होगा, पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, तो ये तो रटने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, क्या होते हैं, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, जूल इंटू सेकेंड, तो ये तो इसकी यूनिट हो गया। तो आपको पता चल गया प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू, और प्लैंक कांस्टेंट क्या होते हैं, मैक्स प्लैंक ने जो भी उन्होंने अपने थ्योरी दिया था, पोस्टुलेट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी जो होते हैं, कोई भी किसी भी एटम जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है और रिलीज करता है, और एक छोटे छोटे पैकेट में वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्व या फिर रिलीज करते हैं, और उसे हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। और ये जो क्वांटा होते हैं, ये जो एनर्जी होते हैं क्वांटा, ये क्या होते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, और उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एच इंटू न्यू लिखा था, और इसी एच को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू उन्होंने 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड दिया था, और जिसको कि हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए, इस वैल्यू को, ये वैल्यू याद करने की चीज़ है, तो इसे आप याद रखिए, ठीक है। ये कहाँ से आए, क्या हुए, ये सब आपको हमने बताया अभी, और ये एक कॉन्स्टेंट है जो उसकी आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इन सब में से कौन सा जो आपका मॉडल है, बोर्स मॉडल है, वो हमें नहीं बता रहा है, स्टेटमेंट नहीं दे रहा है बोर्स मॉडल का, हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जो बोर्स मॉडल जो उन्होंने बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया था, बताया जा रहा है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन उस बोर्स मॉडल को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, या फिर बोर्स मॉडल का ये मॉडल नहीं है, यानी कोई ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है बोर्स मॉडल से। तो आपको बताना है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, तो जिन जिन लोग का ऑप्शन डी है उन सभी लोग का आंसर सही है। चलिए समझते हैं हम कि कैसे डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं है, ठीक है, बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं है। तो देखिए पहला क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है किसी ऑर्बिट में वो क्वांटाइज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, डज नॉट फॉर्म, एक सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो चलिए ये सही बात, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले हम डी वाले को ही पढ़ा के समझाते हैं, फिर आपको ABC अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम हो गए थे कन्फ्यूज, वैसे आप कन्फ्यूज जाएगा। इसमें क्या है जा रहा है, डू नॉट, देखिए यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को देखना होता है, इसी चीज़ को बच्चे गलत करते हैं। डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल, जो पार्ट बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं है, नहीं है वाले को देखना है। तो देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। देखिए बात तो ये सही कहा जा रहा है, बात तो ये सही है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो वेलोसिटी के पोजीशन होते हैं हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, इसमें से कोई शक नहीं, ये एकदम सही चीज़ है। लेकिन क्या है, इसको बोर्स मॉडल ने नहीं कहा था, ये बोर्स मॉडल का क्या था, लिमिटेशंस था, क्या था, बोर्स मॉडल का लिमिटेशन उनमें कमियां थी, और ये कमियां को यहीं पर डाल दे रहा है। तो यानी ये तो बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी अगर कुछ हमारे में अगर कमियां होंगी तो वो तो हमारा पार्ट नहीं होगा। आप हमारी कमी को निकालिएगा तभी, जैसे मान लीजिए हम पढ़ना, हमें मैथ्स नहीं आता है, मान लीजिए हमें मैथ्स, वैसे हम मैथ्स में अच्छे हैं, हमें मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है। तो देखिए, तो हमें मान लीजिए अगर मैथ्स नहीं आता है, या फिर किसी बच्चे को मैथ्स अगर नहीं आता हो, ठीक है, तो अगर वो मैथ्स उससे हम कुछ पूछे मैथ्स, तो वो तो उस मैथ्स के बारे में नहीं बता पाएगा, यानी वो उसका पार्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली जो किसी का कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस थे ये बोर्ड्स के, ये चीज़ उन्होंने उसको अपने पोस्टुलेट में नहीं कवर किया था, तो ये क्या हो गया, उनके लिमिटेशन था। और ये जो पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं कंसीडर कर सकते हैं, ये हिंसबर्ग के द्वारा दिया गया था, जिसको हम हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका पार्ट नहीं था, यानी ऑप्शन यही सही है। सी वाला उसमें क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है। बोर्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी ऑर्बिट के क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऑर्बिट में, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं। यानी न्यूक्लियस अगर बीच में है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलग अलग जो ऑर्बिट है इसमें क्या करेंगे, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका पोस्टुलेट था। फिर बी ऑप्शन क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, सही बात है। आपको तुरंत अभी हमने बताया कि अगर एन का वैल्यू अगर 1 होगा, एन का वैल्यू अगर 2 होगा, अगर कोई न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसमें पहला सेल एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, तो जो सेल न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बोर्स के द्वारा ही कहा गया था, ये सही है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, सही बात है। कोई भी
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी खास पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, वो हमेशा एक पार्टिकुलर एनर्जी को कंटेन करते हैं, और वो क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, यानी एक इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे वो होते हैं, ठीक है। ये सब बोर्ड्स नहीं कहा था। तो ये जो आपका पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, ये बोर्ड्स के द्वारा नहीं कहा गया था, ये बोर्ड्स के द्वारा नहीं किया गया था। ये एक थ्योरी था जिसका नाम था हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें ये कहा गया था, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हमने अच्छे से कवर किया है अपने कंसेप्ट के लेक्चर में, वहाँ से आप जाके जरूर देखिएगा। तो इसमें हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या होते हैं, h/4 के बराबर होते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा पी क्या है। डेल्टा एक्स क्या है, ईडर इन एक्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, ईडर इन मोमेंटम, या फिर इसको कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पे अगर हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाने लगे तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आप इसको जाके हमारे लेक्चर के सीरीज से देखिए, हमने एक एक टॉपिक को और एक जो भी हमारा टॉपिक हम कवर किए हैं उसको हम अपने थंबनेल में भी दिखाएं, आप वहाँ से देखिए, आप खोजिए और वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्युमिनियम, आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्युमिनियम में, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप कैसे बताइएगा, बताइए कैसे बताइएगा, इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला भी हमने बताया है आपको, तो बताइए कैसे बताइएगा। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। देखिए ट्राई कीजिए तभी किसी सॉल्यूशंस की ओर बढ़िए, तभी किसी आंसर को देखिए, तभी ताकि आप जब भी जान पाइएगा कि हम जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उसको हम कहाँ पे अप्लाई, कैसे अप्लाई किसी क्वेश्चंस पे कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को ही बनाना है, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को ही कवर करना है। तो ये क्या हो गया, जिनका ऑप्शन सी है उनके आंसर सही है। चलिए समझते हैं कि आपको पता है कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। ये क्या हो गए, एटॉमिक मास, ये क्या हो गए, एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो ये क्या है कि न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम हो या फिर, देखिए एक सेकंड कुछ गलती बोला है कि न्यूट्रल एटम हो या फिर ना हो, हाँ इस बात को याद रखिए, न्यूट्रल एटम हो या फिर ना हो, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के ही बराबर होंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम कोई होगा, RAL न्यूट्रल एटम कोई होगा, तो उस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और वो इक्वल होंगे इसके एटॉमिक नंबर के। ये सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही लगता है। लेकिन और अगर किसी एटम के पास चार्ज हो, यानी अगर मान लो एल्युमिनियम +3 रहे, एल्युमिनियम +2 रहे, ऐसा कुछ रहे, तो उस दौरान आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। लेकिन इसके केस में या फिर इसके भी केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया A = Z + N होते हैं, और A का वैल्यू क्या है यहाँ पे 27 दिया हुआ है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका वैल्यू 13 दिया हुआ है, और नंबर प्रोटॉन्स आपको निकालना है। तो N = क्या हो गया 27 - 13, और इसका वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉरी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए एन एलिमेंट M हैज एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट M का एटॉमिक मास 19 है और एटॉमिक नंबर 9 है। तो आपको बताना है उनके आयन कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके नंबर ऑफ आयन कितने प्रेजेंट होंगे। तो आप बताइए इसे कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आप इसे लिखिए, M 19 है, उसके एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, एटॉमिक मास 19 है, एटॉमिक नंबर 9 है। तो आप उसे कैसे क्या कीजिएगा, उसके आयंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये जब हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस समय हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पार्शियली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब हमने आपको सिखाया था। आपको बताया था कि फुल्ली फिल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं हाफ फिल से, और हाफ फिल भी मोर स्टेबल होते हैं किससे, पार्शियली फिल से। तो चलिए इसको हम खुद से बना के दिखाते हैं आपको, हो सकता है बहुत लोगों ने बना लिया होगा। तो जिनका ऑप्शन सी है M-, उन सभी का आंसर सही है। चलिए समझते हैं कैसे। आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के, अगर एलिमेंट M है, उसका अगर एटॉमिक नंबर 9 है, तो एटॉमिक नंबर 9 है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका क्या लिख सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 9 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको पता है P में कितने जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और F में कितने जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ये तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख पाइएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1s2 ये सब कैसे लिखना है, 1s2 2s2 ये सब चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं अपने लेक्चर में, वहाँ से आप जरूर जाके देखिए। तो 1s2 फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर क्या होगा 2p, 2 2 4 और 5 5 4 9 हो गया एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होते हैं, न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने प्रोटॉन होंगे इसमें बताइए, 9 क्या है एटॉमिक नंबर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे इस मेटल पे, इस एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने चल गए 5 6 7 8 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो आपको दिख रहा होगा कि P में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, P में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, और P में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन के बदला अगर उसको 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल हो जाएगा। यानी देखिए अगर पी ही की बात करें तो पी में अगर किसी एलिमेंट के में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो स्टेबल होगा, किससे, अगर उसमें 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर इन सभी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो किसी भी पी ऑर्बिटल्स में, अगर इसके अलावा अगर 3 अगर 6 उसमें से अगर 3 या फिर 6 उस इलेक्ट्रॉन को हम अगर वहाँ डाल देते हैं या फिर किसी भी तरह गेन या लॉस करके हम वहाँ कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये यानी ये मेटल एलिमेंट ये हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल। तो 6 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाएंगे, हम गेन करवा देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, यानी 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो अब हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस आ जाएगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी अगर एम में प्लस कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर एम में हम क्या करते हैं, वहाँ पे नहीं लिख पा रहे थे, सॉरी, माइनस कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इस बात को। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा एम माइनस किस तरह से होगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ अगर वीडियो से आपको सीखे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे छोटे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।